नमस्कार बच्चों। आज बच्चों आपको पढ़ना है हिंदी व्याकरण क्लास 10th में। हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसमें हमने दो प्रकार के अभी तक वाक्यों को पढ़ा हुआ है, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल और संयुक्त वाक्य हमने पढ़ा है। आज हमें तीसरा जो वाक्य है मिश्रित वाक्य, इस मिश्रित वाक्य को समझना है और सुनना है कि मिश्रित वाक्य है क्या, कैसे बनते हैं, कैसे इनको हम पहचानें। तो मिश्रित वाक्यों को आज हमें पढ़ना है। तो ये समझ लीजिए, अभी हमने जो सरल वाक्य जो पढ़ा था वो सीधा एक सेंटेंस में था, अपने आप में स्वतंत्र पूरा अर्थ प्रकट करता था, ठीक है कि नहीं, किसी पर निर्भर नहीं था। और जो संयुक्त वाक्य था उसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े थे किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा। किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जिसमें जोड़ दिया गया था, ठीक है ना, वो कौन से वाक्य थे? संयुक्त वाक्य। और तीसरा वाक्य अब हम जो पढ़ रहे हैं यह है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य, तो समझ लीजिए कि मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या है। जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक, जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उपवाक्य, एक या एक से अधिक उपवाक्य किसी प्रधान या मुख्य उपवाक्य से जुड़े रहते हैं, किसी प्रधान या मुख्य उपवाक्य से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। जो मिश्र वाक्य आपका होता है, इसमें जो मुख्य वाक्य होता है या प्रधान उपवाक्य होता है, उस पर अन्य दूसरे उपवाक्य कैसे रहते हैं? आश्रित। यानी कि जो एक या एक से अधिक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में जुड़े रहते हैं। और जो ये उपवाक्य होता है ये कैसा होता है? आश्रित। ये होता है आश्रित आपका। ये उपवाक्य कैसा रहेगा आपका? आश्रित, यानी कि प्रधान उपवाक्य पर आश्रित। ठीक है, तो समझ लीजिए, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य दूसरे उपवाक्य जो होते हैं, जो भी दूसरे उपवाक्य होते हैं वो इस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं। यानी कि जो आपको सेंटेंस मिलेगा मिश्रित वाक्य का, उसमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरे जो उपवाक्य होंगे वो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इतनी बात समझ गए आप कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरे जो उपवाक्य होते हैं वो उस पर प्रधान उपवाक्य पर इस पर आश्रित होते हैं, आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अब आश्रित और निर्भर रहना क्या है? यानी कि वो उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य हैं वो अपने आप में अपना पूरा अर्थ नहीं देते, वो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं, ठीक है कि नहीं। जो प्रधान उपवाक्य होता है वो तो अपने आप में पूरा अर्थ देता है, लेकिन जो प्रधान उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य होता है वो अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता। वो प्रधान उपवाक्य पर अपना अर्थ प्रकट करने के लिए निर्भर रहता है, अपने आप में स्वतंत्र अर्थ नहीं देता, वो निर्भर रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। अच्छा, और जो उपवाक्य होते हैं वो प्रधान उपवाक्य से कैसे जुड़े रहते हैं? जैसे आपने संयुक्त वाक्य में पढ़ा था कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े रहते हैं दो या दो से अधिक सरल वाक्य, ठीक है कि नहीं। और इसमें मिश्र वाक्य में
मुख्य उपवाक्य, कौन सा? मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। मिश्र उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य ये काहे के द्वारा जुड़े रहते हैं? व्यधिकरण योजक के द्वारा। व्यधिकरण योजक या समुच्चय बोधक कह सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो आपने ये सुना कि जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरे जो रहते हैं वो आश्रित उपवाक्य रहते हैं, है कि नहीं? जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं। और इस मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य व्यधिकरण योजक के द्वारा जुड़े रहते हैं। काहे के द्वारा जुड़े रहते हैं? व्यधिकरण योजक के द्वारा। ठीक, ये व्यधिकरण योजक के द्वारा जुड़ते हैं। अब कैसे पहचानेंगे हम कि समानाधिकरण क्या था? आपने संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण पढ़ा था, और ये व्यधिकरण है क्या? समानाधिकरण और व्यधिकरण में क्या अंतर है? मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य व्यधिकरण योजक से जुड़े रहते हैं। अब व्यधिकरण योजक क्या है पहले समझ लीजिए। समानाधिकरण और व्यधिकरण योजक में अंतर क्या है? ठीक है कि नहीं? समानाधिकरण योजक जो आपने संयुक्त वाक्य को जोड़ते थे वो समान वाक्य या समान पद को जोड़ने वाले योजक थे। समानाधिकरण योजक कहलाते हैं जो समान शब्दों को, समान पद को और समान वाक्यों को जोड़ने वाले हो, जैसे सरल सरल वाक्यों को ही जोड़ा। ठीक है कि नहीं? वो कहलाते थे आपके समानाधिकरण योजक। लेकिन जो मिश्र वाक्य है इसमें व्यधिकरण योजक का प्रयोग किया जाता है। इस व्यधिकरण योजक का प्रयोग किया जाता है। और व्यधिकरण योजक क्या है? जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना? व्यधिकरण योजक प्रधान या मुख्य वाक्य को उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है। यानी जो शब्द प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं व्यधिकरण योजक। व्यधिकरण योजक जैसे आपका ये लग सकता है कि कभी कभी दोनों वाक्यों को जोड़ने में, प्रधान और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने में अधिकतर की लगता है, तब लग सकता है, अगर, क्योंकि इत्यादि ऐसे शब्द हो सकते हैं जो प्रधान और आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। और अधिकांशतः मिश्र वाक्यों में क्या होता है? अधिकांशतः मिश्र वाक्यों में आपने देखा होगा कि युग्म के साथ जो व्यधिकरण योजक होता है ये युग्म के साथ प्रयोग होता है। युग्म के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। युग्म के साथ यानी जोड़े के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे जो सो, जैसे ही मैं वहां गया वैसे ही, अब जैसे वैसे ये युग्म हो गया। तो ऐसे युग्मों का, ठीक है कि नहीं? जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यदि तो, वही, जिसे, जब तब। ठीक है ना? तो अधिकांशतः जो मिश्रित वाक्य होते हैं वो काहे से? युग्म के साथ व्यधिकरण योजक से जुड़े रहते हैं। यानी प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य काहे के द्वारा? व्यधिकरण योजक से जुड़ते हैं। और अधिकांशतः इनमें युग्म का प्रयोग किया जाता है। युग्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? युग्म होता है। अच्छा, अब जैसे हमने अभी ये बताया था कि प्रधान उपवाक्य पर या मुख्य उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य जो होते हैं, शेष उपवाक्य उस पर प्रधान पर आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं। ठीक है कि नहीं? यानी कि इसका मतलब क्या है? जो मिश्र वाक्य का आप सेंटेंस देखेंगे, मिश्र वाक्य के जो भी आप सेंटेंस देखेंगे उसमें ऐसे लगेगा कि जो आपके आश्रित उपवाक्य हैं वो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं प्रकट करते, पूरा अर्थ वो नहीं देते हैं। ठीक है कि नहीं? कोई भी आप सेंटेंस मिश्र वाक्य का देखेंगे, मिश्रित वाक्य का, लगेगा कि जैसे ही मैं वहां गया, अब यहां रुक रहे थोड़ा सा, जैसे ही मैं वहां गया वैसे ही गाड़ी छूट चुकी थी, जैसे ही मैं वहां गया गाड़ी छूट चुकी थी। यानी कि पहले वाक्य को पढ़ने से आपके
लगता है आपको कि जैसे कुछ अभी और कहना चाहते हैं, यानी कि जो आश्रित उपवाक्य है वो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देता, लगता है कि अधूरा है, अभी कुछ और कहना चाहता है। तो जब प्रधान उपवाक्य उस आश्रित उपवाक्य में मिल जाता है तो फिर वो पूरा अर्थ प्रकट कर देता है। ठीक है कि नहीं? यानी कि अपने आप में आश्रित वाक्य जो होता है वो अधूरा होता है, अपने आप में अर्थ नहीं दे सकता, लगता है कि अभी कुछ और होना चाहिए था, ये वाक्य अभी कुछ और कहना चाह रहा था। और जब इसमें प्रधान उपवाक्य मिल जाता है तो पूरा अर्थ समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहता है। ठीक है कि नहीं? जैसे ही मैं स्कूल से घर की ओर चला, जैसे ही मैं स्कूल से घर की ओर चला, अब आप कहेंगे सर जी हाँ फिर और क्या हुआ, कुछ और कहना चाहते हैं, यानी कि ये वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो जैसे ही मैं स्कूल से घर चला वर्षा होने लगी, अब ये वाक्य पूरा सेंटेंस आपको समझ में आ गया। तो ऐसे इस प्रकार के वाक्य होते हैं आपके कौन से वाक्य? मिश्र वाक्य। ठीक है कि नहीं? फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो वाक्य, ठीक है कि नहीं, दो उपवाक्यों से जुड़ता है, यानी कि एक होता है मिश्र वाक्य में प्रधान या मुख्य उपवाक्य, और उस मुख्य उपवाक्य पर जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो उस पर निर्भर रहते हैं, और आश्रित उपवाक्य को और मुख्य उपवाक्य को जोड़ने वाला व्यधिकरण योजक का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग उदाहरण देख लेते हैं तो और बात आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए अभी हमने ये कुछ उदाहरण आपके सामने लिख दिए हैं मिश्र वाक्य के, समझ लीजिए। जैसे पहला उदाहरण आपका है कि मैं जानती थी कि वह नहीं आएगा, मैं जानती थी कि वह नहीं आएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक रहे, यहाँ से अगला वाक्य जोड़ रहे। ठीक है कि नहीं? अच्छा अगर इसको पढ़े कि वह नहीं आएगा, कि वह नहीं आएगी, तो इसका अपना पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि जो आश्रित उपवाक्य है ये प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है, यानी कि एक वाक्य यानी आश्रित उपवाक्य बिना प्रधान उपवाक्य के अपना अर्थ पूरा नहीं देता है, लगता है कि वो कुछ और कहना चाहता है। वाक्य ऐसे लगता है पढ़ने में कि जैसे कुछ और हमें बताना चाहता है और कुछ कहना चाहता है। जैसे आप सुनेंगे मैं जानती थी, फिर आप पूछेंगे हाँ सर क्या जानते थे? कि वह नहीं आएगी, कुछ और कहने की आशा रखता है। देखना दूसरा सेंटेंस, उस लड़की को देखो। अब आप लोग प्रश्न करेंगे हाँ सर किस लड़की को? तो उस लड़की को देखो जो नृत्य कर रही है, यानी कि प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य निर्भर है पूरी तरीका से, वो पूरी तरीका से अपना अर्थ प्रकट नहीं करता है। और यहाँ पर ये शब्द जो लगाए जा रहे हैं, ठीक है कि जैसे इसमें की लगा दिया, मैं जानती थी कि वह नहीं आएगी, ये प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य को की नामक व्यधिकरण योजक के द्वारा जोड़ रहा है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? मिश्रित वाक्य। उस लड़की को देखो जो ये जो शब्द इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। उस लड़की को देखो, किस लड़की को? जो नृत्य कर रही है, यानी कि आश्रित उपवाक्य पूरी तरीका से प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है, निर्भर है। तो ये जो शब्द क्या हो गया? ये आपका योजक हो गया। कौन सा योजक? व्यधिकरण योजक। क्यों है व्यधिकरण योजक? क्योंकि आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगला सेंटेंस, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह वही भारत देश है। फिर आप प्रश्न करेंगे कौन सा भारत देश? जिसे, अब ये जिसे शब्द, ठीक है ना, यह जिसे, ये कौन से हैं? व्यधिकरण योजक, यानी कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है कि? अगला, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। अगर इतना ही सेंटेंस हम पूछें कि यदि मैं परिश्रम करता, अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता है, ये किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित है, निर्भर है। जब वो प्रधान उपवाक्य इससे मिल जाएगा तब ये पूरा अर्थ प्रकट करेगा। यदि मैं परिश्रम करता तो, अब तो ये दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, मुख्य वाक्य को जोड़ रहा है, तो सफल हो जाता। ठीक है कि नहीं? तो कौन से सेंटेंस हो गए ये? मिश्रित वाक्य। जब मैं स्टेशन पहुंचा, अब देखो यहां पर युग्म प्रयोग किया गया है, व्यधिकरण योजक युग्म के रूप में, जब, तब, जहां, वहां। ठीक है कि नहीं? जैसे, वैसे, ये युग्म के रूप में कभी कभी प्रयोग किए जाते हैं व्यधिकरण योजक। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा, हाँ सर जी बताइए फिर क्या हुआ?
प्रश्न उठेगा कि नहीं? यानी कि अपने आप में अर्थ प्रकट नहीं करता है एक सेंटेंस, वो दूसरे पर यानी कि मुख्य वाक्य पर निर्भर रहेगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी छूट चुकी थी, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस आपको अगर मिल जाएं तो ये कौन से वाक्य कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरे होते हैं आश्रित उपवाक्य, ठीक है कि नहीं। दूसरे आश्रित उपवाक्य होते हैं जो पूरी तरीका से अपना अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, वो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए मुख्य वाक्य पर या प्रधान वाक्य पर आश्रित रहते हैं, इसीलिए तो इन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? आश्रित, क्योंकि ये आश्रित हैं, निर्भर हैं प्रधान उपवाक्य के ऊपर। और ये दोनों काहे के द्वारा जुड़े रहते हैं? व्यधिकरण योजक शब्द के द्वारा ये जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि मिश्र वाक्य है क्या। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए, जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में अंतर क्या है, कैसे हम पहचानें कि ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। तो समझ लीजिए कि इन वाक्यों में, मिश्र वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं, इनमें एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य होता है। अब हम इनको पहचाने कैसे? कभी कभी पेपर में पहचानने के लिए आ जाता है कि इसमें सेंटेंस दिया है, इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है या आश्रित उपवाक्य कौन सा है, और आश्रित उपवाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य की डिटेल अभी अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रधान उपवाक्य को समझ लें कि प्रधान उपवाक्य है क्या। तो देख लीजिए, प्रधान उपवाक्य वे उपवाक्य कहलाते हैं जो किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरे उपवाक्य पर जो आश्रित ना हो, ये समझ लीजिए, दूसरे उपवाक्य पर जो आश्रित ना हो, ठीक है ना। यानी कि प्रधान उपवाक्य जो होते हैं वो किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होते हैं। और मेन चीज, एक विशेष पॉइंट, इस वाक्य के अनुसार ही, यानी प्रधान उपवाक्य जो वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है जो सेंटेंस में आया, इस वाक्य के अनुसार ही सेंटेंस की मुख्य क्रिया होती है। यानी कि इसके अनुसार ही मुख्य क्रिया होती है। यानी कि वाक्य में जो प्रधान उपवाक्य है उसी प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही सेंटेंस की मुख्य क्रिया होगी, ठीक है कि नहीं। आश्रित उपवाक्य की जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया नहीं होती है। मुख्य क्रिया कौन से वाक्य की होती है? जो प्रधान उपवाक्य आया है। तो एक तो ये पहचान सकते हो आप, अगर कोई पहचान करने को आपको दे दे कि प्रधान उपवाक्य की पहचान कीजिए, तो प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित या निर्भर नहीं होते हैं, और इस वाक्य के अनुसार ही, इस प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही, ठीक है कि वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। समझ गए दो चीज। और तीसरी चीज, यह अपना पूरा अर्थ देता है, पूरी तरीका से अपना अर्थ प्रकट करता है, ठीक है कि नहीं। अर्थ अपना पूरा प्रकट करता है, यानी कि किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना। बिना किसी दूसरे उपवाक्य के निर्भर होने के बावजूद अपना पूरा स्वतंत्र रूप से वो अर्थ प्रकट करता है। तो ऐसे उपवाक्य कौन से उपवाक्य होते हैं? प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। अच्छा, अगर इसकी आपसे पहचान पूछ दी जाए, पहचान कि पहचान करिए, एक आपको सेंटेंस पेपर में दिया गया है, ठीक है कि नहीं। जैसे पेपर में सेंटेंस आया, जैसे हम एक उदाहरण लिख दें आपको कि अनुराग परिश्रम करता, अनुराग परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो अवश्य सफल होता। ये आपका कौन सा सेंटेंस है? देखिए, दो सरल वाक्य इसमें नहीं जुड़े, इसमें एक प्रधान है और दूसरा उस पर आश्रित है, निर्भर है, इसलिए मिश्र वाक्य है। जैसे कह रहे, यदि अनुराग परिश्रम करता, इतना सेंटेंस एक अलग है। अब ये व्यधिकरण योजक तो के द्वारा जुड़ा हुआ है। यदि अनुराग परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो सफल हो जाता। अब इसमें अगर पूछ दिया जाए कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन है और प्रधान उपवाक्य कौन है, आप कैसे पहचानोगे कि इसमें ये आश्रित उपवाक्य है
और ये प्रधान या मुख्य उपवाक्य है। तो एक साधारण सी परिभाषा हम बता दे रहे हैं, साधारण सी जानकारी आप अपने अंदर रख लीजिए कि मिश्र वाक्य को, जैसे ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य तो आप पहचान लिया करें कि ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक उपवाक्य अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता है, वो दूसरे पर आश्रित है। ठीक है कि नहीं? तो कैसे पहचानेंगे? जो भी आपके सेंटेंस आया, जो भी मिश्र वाक्य आपको दिया गया, सबसे पहले तो उसको सरल वाक्य बना लो। मिश्र को सरल में एक सिंपल सेंटेंस में बना लो, जिसके टुकड़े ना दिखाई दें, अपने आप में पूरा स्वतंत्र वाक्य हो, टुकड़ा ना दिखाई दें। तो सबसे पहले तो मिश्र वाक्य को आप सरल वाक्य में बदलोगे। मिश्र वाक्य को क्या करोगे? सरल वाक्य में बदलोगे। ठीक है कि नहीं? तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में हम लोग बदल लेंगे। तो देखेंगे फिर जब सरल वाक्य में बदल जाएगा वो, जिस उपवाक्य की क्रिया नहीं बदलती है, जिस उपवाक्य की, यहां पर दो उपवाक्य हैं, एक उपवाक्य ये, अब एक उपवाक्य ये, अब इन दोनों में कौन प्रधान उपवाक्य है और कौन आश्रित? तो पहले तो इसको हम सरल में बदलें, सरल उपवाक्य में। तो जिस उपवाक्य की क्रिया ज्यों की त्यों रहती है, नहीं बदलती, वो आपका कहलाता है प्रधान उपवाक्य। और जिसकी सरल वाक्य में बदलने पर क्रिया बदल जाती है, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर क्रिया बदल जाती है, वो कहलाता है आपका आश्रित उपवाक्य। तो देखिए, जैसे ये सेंटेंस को हम सरल वाक्य में बदलें तो कैसे बनेगा? एक सिंपल सेंटेंस में, अनुराग परिश्रम करने पर अवश्य सफल हो जाता। अब इसके टुकड़े नहीं दिखाई दे रहे आपके, देखो इसमें टुकड़े थे, अनुराग परिश्रम करता, तो अब तो जोड़ करके दूसरा शब्द शुरू हो रहा, इसलिए मिश्र हो गया। इसको सरल में कैसे बदलेंगे? अनुराग परिश्रम करने पर अवश्य सफल हो जाता। ठीक है? अनुराग परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता, होता है ना, तो होता कर दीजिए, हो जाता अलग कर दीजिए। ठीक है कि नहीं? अनुराग परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता, यदि अनुराग परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ये मिश्र वाक्य था, इस मिश्र को हमने सरल में बदल दिया। ये कौन सा बन गया आपका? सरल। अनुराग परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। तो बताओ, इस सेंटेंस की क्रिया बदली कि इसकी क्रिया बदली? अब देखिए, अनुराग परिश्रम करने पर, कर्ता की जगह क्या आ गया? करने पर, ये क्रिया बदल गई। और इसकी क्रिया अवश्य सफल होता, सफल होता, ये क्रिया ज्यों की त्यों रही आपकी, ज्यों की त्यों रही। ठीक है कि नहीं? तो ये वाक्य में क्रिया नहीं बदली है। तो याद कर लीजिए, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें तो जिस उपवाक्य की क्रिया नहीं बदलती वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है, और जिसकी क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य होता है। तो बताओ, इसकी क्रिया बदल गई, तो ये कौन सा उपवाक्य हो गया आपका? कर्ता की जगह करने पर, ये हो गया आपका आश्रित। और ये सफल होता, ये हो गया आपका प्रधान या मुख्य, प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य। तो इस तरीका से आप पहचान कर सकते हो। जैसे एक दूसरा छोटा सा सेंटेंस हम और लिख दें आपको, एक छोटा सा सेंटेंस बिल्कुल और समझ लीजिए, जिससे और क्लियर आपको हो जाए कि प्रधान उपवाक्य को और आश्रित उपवाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, मैं जानता हूं कि वह चोर है। दूसरा उदाहरण, मैं जानता हूं, अब देखो यहां रुक गए कि यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू, वह चोर है। एक ये क्रिया हो गई, और जानता हूं एक ये क्रिया। ठीक है कि नहीं? एक ये क्रिया। अब सेंटेंस कितने हैं? दो। अब दो में एक प्रधान है और एक आश्रित है, जो की नामक व्यधिकरण योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब कौन सा प्रधान है, कौन सा आश्रित है, इसको पहचानेंगे। तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि दो उपवाक्य हैं, एक प्रधान और एक आश्रित, और व्यधिकरण योजक के द्वारा जुड़े हैं। आश्रित उपवाक्य अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता है, इसलिए मिश्र वाक्य है। सुन लीजिए, अब इसको सरल में बदलो। सरल में कैसे बदलोगे? एक सिंपल लाइन में, एक साधारण एक ही सेंटेंस में वो वाक्य आ जाए, मैं जानता हूं। अब देखो यहां रुक रहे, टुकड़ा शुरू हो रहा, इसलिए सरल नहीं है ये कि वह चोर है, यहां से दूसरा सेंटेंस। ठीक है? इसको सरल में जब बदलेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, उस चोर को मैं जानता हूं। ये सरल हो गया आपका, उस चोर को मैं जानता
हूँ। ठीक है, तो बताओ किसकी क्रिया बदल गई? उस चोर को, अब चोर है, ये क्रिया बिल्कुल बदल गई। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये क्रिया ज्यों की त्यों रही, मैं जानता हूँ। तो पहले वाला जो सेंटेंस था, ठीक है कि नहीं, इसकी क्रिया नहीं बदली, इसलिए ये कौन सा वाक्य हो गया आपका? प्रधान। और ये वाला सेंटेंस कौन सा हो गया? आश्रित, ये आश्रित। ठीक है कि नहीं? मैं जानता हूं कि वह चोर है, यानी कि कहने का मतलब उस चोर को मैं जानता हूं, ये सरल वाक्य बना दिया। अब मैं जानता हूं, ये क्रिया नहीं बदली, तो ये पहला वाला सेंटेंस जो इसका था उपवाक्य, यही आपका प्रधान उपवाक्य है। तो इस तरीका से आप लोग पहचान सकते हो कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है, कौन सा प्रधान है और कौन सा आश्रित है। समझ में आ गई? तो ये तो हो गई प्रधान उपवाक्य की बात। अब थोड़ी सी 5 मिनट के अंदर आप लोग आश्रित उपवाक्य के बारे में थोड़ा सा और समझ लो कि आश्रित उपवाक्य क्या है, इसको कैसे पहचाने। बस इसका विपरीत कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, तो आपका आश्रित उपवाक्य आ गया। ठीक है ना, आश्रित उपवाक्य बन जाएगा। यानी कि आश्रित उपवाक्य मेन चीज कैसे पहचान करें कि ये आश्रित है? एक तो हमने ये तरीका बता दिया कि जिसकी क्रिया बदल जाए, सरल वाक्य में बदलने पर, मिश्र वाक्यों को सरल वाक्य में बदलने पर जिस उपवाक्य की क्रिया बदल जाए सो आश्रित, जिसकी क्रिया ना बदले सो प्रधान। ठीक है, और दूसरा आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, ये उपवाक्य जो अधिकांशतया होते हैं, क्योंकि जब आश्रित उपवाक्य शुरू होते हैं, ठीक है, ये भी एक पहचान है, ये अधिकांशतया क्योंकि कि यदि जो आदि से आरंभ होते हैं, ठीक है ना, जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये अधिकांशतः प्रायः ये देखा गया है कि आश्रित उपवाक्य के पहले क्योंकि, कि, यदि, जो आदि शब्द आते हैं, यानी इन शब्दों से और भी शब्द हो सकते हैं, इनसे इनकी शुरुआत होती है, आरंभ होता है। ठीक है कि नहीं? कभी कभी जब, तब, अगर, ये भी शब्द हो सकते हैं, जब तब भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इनसे शुरुआत हो सकती है, तो ऐसे उपवाक्य कहलाते हैं आपके आश्रित उपवाक्य। तो बस अब एक चीज और सुन लीजिए, बस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं कि आश्रित जो उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य, ये वाक्य के आरंभ में भी हो सकते हैं, कभी कभी, कभी कभी वाक्य का पीछे वाला हिस्सा वो आपका आश्रित हो सकता है, और कभी कभी अगर सेंटेंस ज़्यादा बड़ा है तो मध्य में भी आपका हो सकता है आश्रित उपवाक्य। तो इतनी चीज़ जान लीजिए, आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में, मध्य में और अंत में तीनों ही स्थान पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब ये समझो कि हमेशा आश्रित उपवाक्य पीछे ही रहता है, नहीं, कभी कभी आगे भी हो सकता है, आगे भी आश्रित उपवाक्य हो सकता है। ठीक है कि नहीं? पीछे भी हो सकता है, सेंटेंस बड़ा है तो कभी कभी आश्रित उपवाक्य मध्य में भी आ सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज आप जान गए कि सरल वाक्य में मिश्र वाक्य को बदलने पर, सरल वाक्य में मिश्र वाक्य को अगर बदलें तो जिसकी क्रिया बदल जाए, बस उसका उल्टा हो गया प्रधान का। ठीक है, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में हम बदलें और जिस उपवाक्य की क्रिया बदल जाए वो आपका आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। बताओ इसको कैसे मानेंगे? मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। ये आपका कौन सा वाक्य है? मैं परिश्रम करता, इधर रुक गए तो ये जोड़ने वाला, यहां से दूसरा सेंटेंस, मैं परिश्रम करता, हाँ सर जी फिर क्या होता, कुछ कहना चाह रहे ना, यानी कि ये अपने आप में अभी पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता है। मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, ये आपका मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। इसको सरल में बदलो, सरल वाक्य में कैसे बनाओगे? मैं परिश्रम करने पर, मैं परिश्रम करने पर सफल हो जाता, मैं परिश्रम करने पर सफल हो जाता। बताइए कौन से की क्रिया बदली, किस उपवाक्य की क्रिया बदली? देखो, कर्ता की जगह क्या हो गया? करने पर, क्रिया बदल गई, क्रिया का स्वरूप बदल गया।
कर्ता की जगह करने पर, तो इसकी क्रिया बदल रही है। और इस वाले सेंटेंस में सफल हो जाता, क्रिया नहीं बदली, इसलिए ये प्रधान है आपका। आश्रित कौन सा हुआ? ये वाला सेंटेंस, ये आपका हो गया आश्रित उपवाक्य। ये आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। आश्रित उपवाक्य को, मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य आते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से उपवाक्य हैं ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 3 प्रकार के भाग पढ़ेंगे अपन लोग, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है कि नहीं? ये कैसे होते हैं, कैसे इनकी पहचान करेंगे, आगे की वीडियो में डालेंगे। अभी आप आज इस मिश्र वाक्य को, मिश्रित वाक्य को अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें। ठीक है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत हो आप बराबर पूछते चलें। इसलिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।